हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं इस वीडियो में आप सभी को BHDAE 182 का एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं 100 में 110% है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप जरूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड और सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि मौखिक संप्रेषण की अवधारणा और उनके प्रकारों का वर्णन करो। मैं बार बार कह दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी प्रश्न आप सभी के सामने लाता हूँ वह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वे सभी प्रश्न जो होते हैं लगभग प्रीवियस ईयर में जो है आए हुए रहते हैं। ओके, सो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि मौखिक संप्रेषण की अवधारणा एवं उनके प्रकारों का वर्णन करो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मौखिक संप्रेषण जो है होता क्या है। तो सबसे पहले आपको इसके डिफिनेशन के अंतर्गत लिखना है कि मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को बोलकर किसी अन्य व्यक्ति के पास अपने संदेश को क्या करता है, पहुंचाता है। तो इस तरह के संप्रेषण को हम मौखिक संप्रेषण के नाम से जानते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोलकर अपने मन की भावनाओं को और अपने मन के विचारों को, अपने मन की बातों को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाता है, तो इस तरह का संप्रेषण जो है मौखिक संप्रेषण कहलाता है। समझ गए? अब आपको लिखना है कि किसी भी मौखिक संप्रेषण के लिए यह आवश्यक होता है कि उसमें एक वक्ता हो और एक श्रोता हो। वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता यानी सुनने वाला। तो किसी भी श्रोता के अभाव में मौखिक संप्रेषण नहीं हो सकता है, क्योंकि मौखिक संप्रेषण में शब्दों का व्यवहार किया जाता है और उस शब्द के व्यवहार से श्रोता किसी वक्ता की भावनाओं को, किसी वक्ता के विचारों को समझने का प्रयास करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण करने के लिए वक्ता और श्रोता का आमने सामने होना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मौखिक संप्रेषण आखिरकार किसे कहते हैं। मैं फिर से छोटा करके बता दूं कि मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को बोल करके किसी अन्य व्यक्ति के पास अपने संदेश को क्या करता है, पहुंचाता है। और मौखिक संप्रेषण में शब्दों का व्यवहार किया जाता है और मौखिक संप्रेषण के लिए आवश्यक होता है कि इसमें वक्ता और श्रोता जो है एक दूसरे के निकट हो, एक दूसरे के आमने सामने हो। समझ गए? अब आपको अगला पॉइंट के अंतर्गत लिखना है मौखिक संप्रेषण के माध्यम, यानी कौन कौन से मौखिक संप्रेषण के जो है माध्यम हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है किसी भी विषय पर दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला वार्तालाप। मान लीजिए कोई वार्तालाप हो रहा है, कोई बातचीत हो रहा है अगर दो व्यक्तियों के बीच में, तो किसी भी विषय पर, तो इस तरह के वार्तालाप को हम बोलते हैं मौखिक संप्रेषण। ओके, तो किसी भी दो विषय पर दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला वार्तालाप जो है मौखिक संप्रेषण का एक माध्यम हुआ। दूसरा माध्यम है रेडियो पर समाचार का प्रसारण। अक्सर हम आए दिन देखते हैं कि रेडियो पर जो है समाचारों का प्रसारण किया जाता है, तो यह भी एक मौखिक संप्रेषण का एग्जाम्पल है। दूसरा है टेलीविज़न पर समाचारों का प्रसारण। टेलीविज़न पर भी समाचारों का प्रसारण होता है, तो यह भी एक मौखिक संप्रेषण का माध्यम है। इसके अतिरिक्त किसी भी बैठक में किसी विषय पर होने वाला वार्तालाप, अगर मान लीजिए कि कोई बैठक हुई है, अगर उन बैठक में किसी विषय पर चर्चा हो रही है या कोई बातचीत हो रहा है, तो वह भी एक मौखिक संप्रेषण का क्या है, माध्यम है।
फिफ्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी प्रकार के सम्मेलन में किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाला संदेश। अक्सर हम आए दिन देखते हैं कि बहुत से जगह पे जो है सम्मेलन होते हैं जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने मुख से अलग अलग विषय पर क्या करता है, वह बोलता है। तो सम्मेलन जो है मौखिक संप्रेषण का क्या है, वह एक माध्यम हुआ। अगला है 6 नंबर पॉइंट, सभा। सभा भी मौखिक संप्रेषण का माध्यम है। इसके बाद आता है 7th नंबर पॉइंट, वह है टेलीफोन या मोबाइल पर होने वाला बातचीत भी। अक्सर हम आए दिन टेलीफोन या मोबाइल पर बातचीत करते हैं, तो यह भी एक मौखिक संप्रेषण का क्या है, एग्जाम्पल है। समझ गए। अगला पॉइंट है 8 नंबर, किसी भी विषय पर संसद में होने वाला बहस। यानी कि संसद में जो है किसी भी अलग अलग विषयों पे क्या होती है, बहस होती है। तो यह भी एक मौखिक संप्रेषण का माध्यम है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 8 ऐसे माध्यम बताए हैं जहाँ पर मौखिक संप्रेषण क्या होता है, संभव हो पाता है। अब आपको क्या करना है, अगला हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है मौखिक संप्रेषण का लाभ या गुण। यानी कि मौखिक संप्रेषण का क्या लाभ होता है या क्या गुण पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले इस हेडिंग के देने के बाद आपको लिखना है कि किसी भी प्रकार के मौखिक संप्रेषण में निम्नलिखित प्रकार के लाभ और गुणों का समावेश होता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि मौखिक संप्रेषण का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इससे समय की बचत होती है। यानी कि जब हम मौखिक संप्रेषण करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यह होता है कि इसमें हमारा समय की बचत होती है, यानी कि टाइम सेव होता है। दूसरा है मौखिक संप्रेषण में समय के साथ धन की भी बचत होती है। समझ गए। मौखिक संप्रेषण का दूसरा लाभ यह है कि इसमें समय का तो बचत होता ही है, साथ ही साथ धन का भी बचत होता है, हमारे पैसों का भी बचत होती है। अगला पॉइंट है 3 नंबर, किसी भी प्रकार के मौखिक संप्रेषण को हम आसानी से समझ सकते हैं, यह भी इसका लाभ है। ओके। 4th नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है मौखिक संप्रेषण में गतिशीलता होती है। जैसे कि लिखित संप्रेषण में गतिशीलता जितनी नहीं होती है, उससे ज़्यादा किस में होती है गतिशीलता, मौखिक संप्रेषण में। तो यह भी एक गुण है मौखिक संप्रेषण का और एक लाभ है। तो मौखिक संप्रेषण में क्या होती है भाई, गतिशीलता होती है। अगला पॉइंट है 5th नंबर पॉइंट। इस पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि मौखिक संप्रेषण में समय और धन के साथ साथ हमारे श्रम की भी बचत होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मौखिक संप्रेषण जब हम करते हैं तो उस समय हमारा टाइम का सेव होता है, पैसों की भी बचत होती है, साथ ही साथ जो हमारा मेहनत है, जो हमारा श्रम है, जो हमारा लेबर है, उसकी भी क्या होती है, बचत होती है। ओके। अगला नंबर पॉइंट है 6, वह है मौखिक संप्रेषण का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि किसी भी उद्योग का मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों पर अपने उद्योग से संबंधित कार्यों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। यह इसका लाभ है, किसका, मौखिक संप्रेषण का। 7th नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि मौखिक संप्रेषण का यह भी एक लाभ है कि मौखिक संप्रेषण के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति की सद्भावना के बारे में हम जान पाते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के बोलने से ही हमें यह मालूम चलता है कि वह व्यक्ति किस तरह का है, किस स्वभाव का है, उसके अंदर जो है किस तरह का गुण हो सकते हैं, आदि विषयों से संबंधित व्यक्ति के बारे में हम जान पाते हैं जब वह व्यक्ति किसी के सामने जो है मौखिक संप्रेषण करता है, अर्थात अपने मुख से जो है किसी विषय पर क्या करता हो, बोलता हो। ओके। तो यह रहा 7 पॉइंट जो कि मैंने बताया है मौखिक संप्रेषण के क्या लाभ होते हैं, क्या गुण होते हैं। यह सभी आपको मौखिक संप्रेषण के अवधारणा के अंतर्गत लिखना है। सबसे पहले आपको डिफिनेशन बताना है, उसके बाद आपको मौखिक संप्रेषण का लाभ बताना है, इसके बाद आपको मौखिक संप्रेषण के दोष बताना है। तो फिर से अब हम हेडिंग देंगे और हेडिंग के तौर पर लिखेंगे मौखिक संप्रेषण के दोष। अब इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मौखिक संप्रेषण में निम्न दोष पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। ओके। तो सबसे पहला दोष क्या है कि किसी भी प्रकार के मौखिक संप्रेषण में सबसे बड़ी दोष यह पाई जाती है कि मौखिक संप्रेषण करने के लिए वक्ता और श्रोता का एक दूसरे के आमने सामने होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मौखिक संप्रेषण जो है संभव नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि किसी भी प्रकार के अगर हम मौखिक संप्रेषण करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दोष इसमें यह पाई जाती है कि इसमें वक्ता का और श्रोता का दोनों का एक दूसरे के निकट, एक दूसरे के आमने सामने होना काफ़ी आवश्यक है, नहीं तो हम मौखिक संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। मौखिक संप्रेषण करने के लिए वक्ता का यानी कि जो व्यक्ति बोलेगा और श्रोता यानी जो व्यक्ति वक्ता की बातों को भलीभांति सुनेगा, उन दोनों का ही एक दूसरे के निकट, एक दूसरे
दूसरे के पास में होना काफ़ी आवश्यक है, अन्यथा मौखिक संप्रेषण वहाँ हो ही नहीं सकता। क्लियर। अगला नंबर पॉइंट है 2। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना, इस पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि मौखिक संचार के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के बारे में विश्वास नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने किसी विषय पर बोल रहा है वह बात और तथ्य जो है पूरा का पूरा सटीक हो। यह भी मौखिक संप्रेषण का एक दोष है। क्या दोष है कि अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई व्यक्ति है जो किसी भी विषय पर हमारे सामने बोल रहा है, तो हम उसके बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है जो बातें हमारे सामने कह रहा है या जिस तथ्य को हमें समझाने का प्रयास कर रहा है वह तथ्य वह बात जो है पूरे का पूरे तरीके से क्या हो, सटीक हो। ओके, तो यह भी मौखिक संचार का, मौखिक संप्रेषण का एक दोष है। अगला नंबर पॉइंट आता है 3। इस पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि मौखिक संप्रेषण का एक हानि होता है कि कभी कभी मौखिक संप्रेषण में व्यक्ति के मुंह से ऐसे शब्द निकल आते हैं जिनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए मौखिक संप्रेषण करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण के द्वारा हमारे मुख से ऐसे शब्द ना निकले जिसके द्वारा लोग हमारी भावनाओं के ऊपर क्या करें, संदेह करें। इसलिए मौखिक संप्रेषण करते समय किसी व्यक्ति को चाहिए कि शब्दों का उच्चारण करते समय, शब्दों का प्रयोग करते समय जो है शब्दों के ऊपर वह कमांड रखे, यानी कि शब्दों के ऊपर वह दबाव रखे। ऐसे शब्दों का व्यवहार ना करे, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे जिससे कि उसकी भावनाओं को किसी भी तरह से संदेह, इस भावनाओं को जो है किसी तरह से ठेस पहुँचे। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है। ओके, तो आई थिंक मैंने बता दिया है कि मौखिक संप्रेषण किसे कहता है, मौखिक संप्रेषण के क्या लाभ है, क्या दोष है, और जिस तरह से मैंने पॉइंट के अंतर्गत जो है आपको बताया है वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको अच्छा स्कोर मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।